आप सभी लोगों का न्यू एजुकेशन हब टीच बाय कपिल सर यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के बायोलॉजी या कहेंगे जीव विज्ञान के चैप्टर को पढ़ा जाएगा। ए साइंस का आपके विज्ञान चैप्टर का 6 चैप्टर है, जिसका नाम जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस है। ये नोट्स कहा जा रहा है कि इस प्रकार के नोट्स को या जो ये वीडियो है इसको देखकर आप लोग 95% ला सकते हैं और बच्चे इसको पढ़कर लाए भी हुए हैं। इसलिए पूरे चैप्टर को अच्छे से आप लोग पढ़िएगा और एक बार देखने के बाद वीडियो को उसके बाद आप लोग अनसॉल्व पेपर उठाइएगा। 2025 के अनसॉल्व पेपर आप लोग खरीद कर अपने पास रख लीजिएगा। उस अनसॉल्व को ध्यान से देखिए और इस चैप्टर से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को अनसॉल्व में देखकर आप लोग सॉल्व करिए, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर से बेहतर हो सके। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जैव प्रक्रम। चैप्टर का नाम क्या है? जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस। कहा जा रहा है कि देखिए नाम पर से पता चला कि जैव, देखिए क्या है, जैव तथा अजैव। आपको पता होगा कि देखिए जैव और अजैव, जैव ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें जीवन होता है या जो कैसे होते हैं, जो सजीव होते हैं। तो कहा जा रहा है कि ऐसे जीव जिसमें जीवन होता है या जो सजीव होते हैं सभी के सभी कैसे कहलाते हैं? जैविक कहलाते हैं। तो सजीवों के किस प्रकार से लक्षण है, सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर किस प्रकार से किया जाता है, इनके बीच में जितने भी अंतर है इसके पहले वाले वीडियो में आपके प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है, जाकर वहां से देख सकते हैं कि किस प्रकार से सजीव तथा निर्जीव के बीच में या सजीवों के क्या क्या मुख्य लक्षण होते हैं, सभी के बारे में वीडियो अपलोड किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं सजीव। यहाँ पे देखिए क्या है? सजीव। अब हम लोग ध्यान से देखते हैं। देखिए सजीव क्या होते हैं। अब देखिए जीवित वस्तु को सजीव कहा जाता है। जीवित प्राणी या जीव जंतुओं को सजीव कहा जाता है। सभी पेड़ पौधे और जंतु कैसे होते हैं? सजीव होते हैं। कुछ ऐसे सजीव होते हैं जिनको हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, तथा कुछ ऐसे होते हैं जो पृथ्वी पर बहुत ही विशाल होते हैं। तो सभी के सभी कैसे होते हैं? इसमें जो लक्षण होते हैं सजीवों के मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं? ये ऐसे जीव जिनमें देखिए क्या गति हो सकती है, प्रचलन हो सकता है, पोषण करते होंगे, वृद्धि होता है, श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, प्रजनन करते हैं तथा मृत्यु को प्राप्त करते हैं। सभी के सभी सजीवों के प्रमुख लक्षण होते हैं। अब कहा जा रहा है कि सजीव के इस प्रकार से लक्षण हैं। तो अब इन सभी के ऊपर आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया है, जाकर वहां से आप लोग देख सकते हैं कि इस गति क्या होती है, प्रजनन क्या होता है, पोषण क्या होता है, ये सजीवों के किस प्रकार से लक्षणों को दर्शाया गया है। अब अगला देखिए क्या, निर्जीव। जिन वस्तुओं में इन सभी घटनाएं घटित नहीं होती है या ये लक्षण नहीं पाए जाते हैं वे सभी के सभी निर्जीव कहे जाते हैं। तो अब कहा जा रहा है कि ये सभी के सभी घटनाएं जो घटित होती है प्रत्येक जीव में कब से, जन्म से लेकर मृत्यु तक, या कहा जा सकता है कि जन्म से लेकर कब्र तक की जितनी भी प्रक्रियाएं संपन्न होती है सभी के सभी क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। कहा जा रहा है कि देखिए सजीवों के जन्म से लेकर मृत्यु के तक के सभी घटनाएं या सभी क्रम किसके अंतर्गत आते हैं? जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं तो इसमें आता है कि जैव प्रक्रम में जीवधारियों में जीवित रहने के लिए होने वाली समस्त क्रियाओं को सामूहिक रूप से जैव प्रक्रम कहा जाता है। एक कहा जाता है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी घटनाएं जो घटित होती है सभी के सभी लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती है। तो कहा जा रहा है कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं सभी जैव प्रक्रम कहे जाते हैं। दूसरा कहा जा रहा है कि वे सभी क्रम जो अनुरक्षण का कार्य करते हैं वे सभी के सभी जैव प्रक्रम कहलाते हैं, जैसे पोषण, पाचन, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, प्रचलन, नियंत्रण तथा समन्वय, ये सभी के सभी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। इसमें हम लोग
पोषण को पढ़ेंगे, पाचन को पढ़ेंगे, शोषण को, वहन को, उत्सर्जन को तथा प्रचलन, प्रजनन या नियंत्रण तथा समन्वयन को, सभी को एक एक कर आप लोगों को पढ़ना है। आगे देखा जाए कि जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक क्रम किस प्रकार से होता है। सबसे पहले जीवधारियों की बात किया जाता है तो उसमें एक क्रम की बात किया जाता है। सबसे पहला कार्य होता है पोषण का, फिर शोषण का, फिर परिवहन का, फिर वृद्धि, फिर उत्सर्जन। उसके बाद कहा जाता है इसमें नियंत्रण तथा समन्वयन की घटनाएं घटित होती है। अगला कहा जा रहा है कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, पोषण के बारे में। पोषण किसे कहते हैं, या कहा जा सकता है कि ये न्यूट्रिशन क्या होता है। देखिए कहा जाता है कि जीवों को जीवित रहने के लिए तथा शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कहा जा रहा है कि प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, उनके भोज्य पदार्थों से प्राप्त होती है। कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे जीवधारी होते हैं जो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं तथा कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही विशाल होते हैं। तो कहा जा सकता है कि प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए उनको खाद्य पदार्थों या भोजन की आवश्यकता होती है। और प्रत्येक जीव एक दूसरे के ऊपर क्या कहते हैं, निर्भर होकर या अपने भोजन की तलाश के लिए एक दूसरे के ऊपर जो क्या कहते हैं, प्रतिदिन जो अपना दैनिक जीवन की जो घटनाएं होती है उसमें तलाश के में प्रतिदिन तलाश करते रहते हैं कि वो अपने भोजन के घटकों के ऊपर। तो कहा जा रहा है कि जीव शरीर क्या, जीव शरीर को वृद्धि एवं विकास के लिए विभिन्न पोषक तत्व की तलाश में रहते हैं या पोषक तत्व चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिजों की आवश्यकता होती है। इन्हें सम्मिलित रूप से भोजन कहते हैं। अब कहा जाता है कि भोजन को अंतर्ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। कहा जा रहा है कि देखिए प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो प्रत्येक जीव जो भोजन ग्रहण करता है, तो देखिए सिंपल सा मनुष्य जो होते हैं, ये मनुष्य क्या करते हैं, भोजन का ग्रहण करते हैं। तो देखा जाता है कि सुबह अलग भोजन करते हैं हम लोग, दोपहर को अलग करते हैं, शाम को अलग करते हैं। तो आखिरकार जब एक ही प्रकार की भोजन में सभी पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं, तो क्या जरूरत है अन्य प्रकार के भोजन को हर दिन बदल कर खाने की। तो कहा जा सकता है कि कुछ न कुछ ऐसे जरूर पाए जाते होंगे प्रतिदिन के या प्रत्येक भोज्य पदार्थों में जो हर एक पदार्थ में वो सब नहीं पाए जाते। तो कहा जाता है कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है। इन सभी के ऊपर आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, प्रोटीन से क्या होता है, वसा से क्या होता है, विटामिन से क्या होता है, खनिज से क्या होता है, इन सभी की वीडियो अपलोड किया गया। जाकर वहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें ये रैपिड फायर वीडियो है या वन शॉट वीडियो है जिसमें इतना एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, क्योंकि आपका समय भी बहुत नज़दीक है, आपको रिवीजन के थ्रू पढ़ना है। इसलिए आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया, जाकर वहां से आप लोग देख सकते हैं। आगे कहा जा रहा है कि भोजन को अंतर्ग्रहण करने की प्रक्रिया, कहा जाता है कि भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या करती है, पोषण कहलाती है। अब कहा जा सकता है कि यह पोषक तत्वों को ग्रहण करने की, जैसे कहा जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन होती, इन सभी को क्या कहते हैं, पोषक तत्व के रूप में ग्रहण किया जाता था। इन सभी पोषक तत्वों को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। पोषण की आवश्यकता क्यों थी, देखिए शरीर में क्रम की स्थिति के अनुरक्षण तथा ऊर्जा प्राप्ति के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। अगला कहा जा रहा है कि सजीव अपना भोजन कैसे करते हैं। कहा जा रहा है कि प्रत्येक सजीव अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, या हम पहले कह सकते हैं कि आखिरकार भोजन की या पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। तो आखिरकार आवश्यकता क्यों होती है ये आप लोग पढ़ेंगे, या सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं इसके बारे में देखते हैं। देखा जा रहा है कि सभी जीवधारी अपना भोजन समान प्रकार से प्राप्त नहीं करते हैं। कहा जा रहा है कि सभी जीवधारी जितने भी हैं सभी एक समान प्रकार के भोजन प्राप्त नहीं करते हैं, अर्थात इनमें भोजन प्राप्त करने की विधि विभिन्न विधियां पाई जाती है। भोजन प्राप्त करने की विधि के आधार पर जीवधारियों को दो समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कुछ ऐसे होते हैं जो स्वपोषी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो विषमपोषी होते हैं। तो हम लोग देखते हैं स्वपोषी क्या होता है, विषमपोषी क्या होता है। देखिए स्वपोषी कहते हैं या इसी को कहा जाता है ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ। अब देखिए जो पोषण की विधि होती है इसको दो भागों में बांटा गया है, स्वपोषी और परपोषी। देखिए पोषण के प्रकार होते हैं। अब देखा जा रहा है कि वे जीव जो अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ग्रहण करके कार्बन खाद्य बनाते हैं उसे जैसे, अरे देखिए सिंपल सा समझिए, आपको बुक का लैंग्वेज जिसका नहीं समझ में आएगा होगा। अब देखिए करना क्या है, अब सिंपल सा हम लोग देखिए स्वमिश, देखिए क्या है, स्वपोषी है, स्वमिश अपने, क्या है, अपने और पोषण मिश भोजन।
तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं अपने, या हम कह सकते हैं कि इसको स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी कहा जा सकता है। ये परिभाषा भी तो सही है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद के थ्रू है। हम आपको अभी बता रहे हैं कि किस प्रकार से इसकी परिभाषा स्पष्ट रूप से लिखना है। आप लोगों को बस इतना समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए मुख्य रूप से कौन कौन, देखिए स्वपोषी के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, मृदा की आवश्यकता होती है, खनिज पदार्थों की आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश के साथ साथ क्या पाया जाता है, पादपों के हरित लवक पाए जाते हैं। क्या है, हरित लवक, क्या पाए जाते हैं, हरित लवक पाए जाते हैं। तो कहा जा सकता है कि यहाँ पर परिभाषा को ध्यान से देखिए, ऐसे जीव जो अपना भोजन जल, कार्बन डाइऑक्साइड, मृदा, खनिज पदार्थ तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे के पत्ती में, या कहा जाए पौधे के वे भाग जहाँ पे हरित लवक पाए जाते हैं या क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, उसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे जीवधारी को स्वपोषी कहा जाता है। तो इन सभी के सभी घटनाएं किसमें घटित होती है, पेड़ पौधे में घटित होती है। देखिए सभी पेड़ पौधे में घटित नहीं होती है, सिर्फ पेड़ पौधे में घटित होती है। अगर बात करें क्या सभी पेड़ पौधे स्वपोषी पोषण के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं, तो वहां पर ओ आ जाएगा आपका नहीं। सभी प्रकार के पौधे, पेड़ पौधे स्वपोषी पोषण के द्वारा भोजन नहीं ग्रहण करते हैं। तो कहा जा सकता है कि सिर्फ ऐसे पौधे जिसमें हरित लवक पाया जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहता है, अवशोषण कर सकता है, और वहाँ पे उचित मात्रा में जल तथा मृदा तथा खनिज पदार्थ मौजूद होते रहते हैं, उन्हीं में स्वपोषी पोषण पाया जाता है। इसे हम कह सकते हैं कि सभी उच्च वर्ग के जितने भी पादप होते हैं सभी में स्वपोषी पोषण के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। अब देखिए कहा जा रहा है कि अब देखिए किस प्रकार से स्वपोषी पोषण जीव अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 हो जाएगा। उसके साथ क्या करता है, जल की आवश्यकता होती, तो जल मिल गया। अब जल के बाद ये क्या करते हैं, आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो क्या बनाते हैं, कार्बन के समूह बनाते हैं या कार्बनिक खाद्य पदार्थ बनाते हैं। तो कार्बनिक खाद्य पदार्थ में क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो C6H12O6 हो जाता है। प्लस यहाँ पर किसका निर्माण करते हैं, का ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, प्लस जल को अवशोषित करते हैं, ये क्या कहते हैं, उत्सर्जित करते हैं। अब देखिए कहा जा रहा है यहाँ पे कि ये देखिए कहा जा रहा है कि कितने कार्बन के 6 अणु मिलकर यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज को किस रूप में, यहाँ पे स्टार्च के रूप में बनाते हैं। अब कहा जाता है कि ग्लूकोज का यहाँ पर निर्माण करते हैं। अब ग्लूकोज से क्या कहते हैं, 6 मात्रा में कार्बन ऑक्सीजन तथा 6 मात्रा में क्या कहते हैं, जल का उत्सर्जन करते हैं। अब यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का विखंडन कर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनता है। प्लस जल का विखंडन कर एक क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन का निर्माण करता है। तो अब कहा जाता है कि इसमें इस क्रिया में किसकी आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की। यहाँ पर सूर्य के प्रकाश हो गया, और एक कहाँ पे होता है, एक क्लोरोफिल में होता है। तो इस प्रकार से इसका समीकरण तैयार होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड व जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल में पादप अपना भोजन बनाते हैं। भोजन किस रूप में मिलता है, यहाँ पे ग्लूकोज। या तो कहा जा सकता है कि ग्लूकोज का पाचन डायरेक्ट नहीं कर पाता था, एक किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। तो अगला कहा जा रहा है कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बाहर निकलती है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो टूटता है वो ग्लूकोज में टूटता है, तथा जो जल होता है एक किस में टूटता है, ऑक्सीजन में टूटता है। इस प्रकार के स्वपोषी पोषण जीव अपना भोजन बनाते हैं। इसको और डिटेल्स में पढ़ना है तो आपके प्लेलिस्ट में इसको वीडियो अपलोड किया गया है, जाकर वहां से आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे क्यों यहाँ पर 12 H2O है। इन सभी के ऊपर वीडियो अपलोड किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं विषमपोषी पोषण।
देखिए क्या है, विषम पोषी पोषण क्या होते हैं, तो ऐसे जीव जो अपना भोजन सूर्य के क्या कहते हैं स्वपोषी पर निर्भर होकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे विषम पोषी पोषण कहा जाता है। देखिए वे जीव जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं, जिनके विघटन के लिए जैव उत्प्रेरक या एंजाइमों की आवश्यकता होती है, उन्हें विषम पोषी पोषण कहा जाता है। जैसे सभी उच्च वर्ग के जंतु तथा कवक पाए जाते हैं। अगला कहा जा रहा है कि स्वपोषी पोषण क्या होते हैं। देखिए स्वपोषी पोषण क्या होते हैं, वह पोषण की वह देखिए यह पोषण की वह विधि होती है जिसमें जीवधारी सरल अकार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों के कहा जा रहा है कि जो स्वपोषी प्रक्रियाएं होती है इसमें सरल देखिए सरल अकार्बनिक पदार्थों तो होता है, लेकिन इस जटिल अकार्बनिक पदार्थों का निर्माण करता कहा जाता है। ये सरल से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, ये सभी के सभी स्वपोषी कहलाते हैं। अब देखा जाता है कि ये निर्माण करते हैं, अब देखिए निर्माण करते हैं जो अकार्बनिक, देखिए क्या है अकार्बनिक पदार्थों से जटिल अकार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, जो स्वयं करते हैं। सभी हरे पेड़ पौधे तथा कुछ जीवधारी इसी विधि से पोषण प्राप्त करते हैं। इनमें कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। कहा जाता है कि ये जो प्रक्रियाएं होती है सभी के सभी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, या कहा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरी होती है। प्रकाश संश्लेषण का प्रकाश की उपस्थिति में ये निर्माण करता है भोजन का। अब आगे देखिए अगला कहा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके ऊपर हम लोग देखते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है कि इस प्रक्रिया में हरे पौधे पर्णहरित की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मृदा से जल तथा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके शर्करा या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। साथ ही ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में मुक्त होती है। इस प्रकार से इसका समीकरण तैयार है। यहाँ पे समीकरण को देख सकते हैं। इस समीकरण को सॉल्व किस प्रकार से किया जाता है इसके ऊपर आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया, जाकर वहां से देख सकते हैं। अब देखिए कहा जा रहा है कि जो आखिरकार प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है या किन चरणों में होती है, तो इसके निम्न 3 चरण हैं। इसको 3 चरणों को हम यहाँ पर देखते हैं। कहा जा रहा है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। कहा जाता है कि क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। दूसरा कहा जा रहा है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना। कहा जा रहा है कि इसमें प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अब उसके बाद कहा जाता है कि इसमें जो जल होता है जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करता है। कहा जाता है इसमें जो जल के अणु होते हैं ये हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटित हो जाते हैं। तो ये कहा जाता है कि जल का विखंडन किसमें किया जाता है, ऑक्सीजन में किया जाता है तथा इन्हीं से ऑक्सीजन तथा जल का निर्माण किया जाता है। लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसके अपघटन से ग्लूकोज का निर्माण होता है। अगला कहा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का देखो हाइड्रोकार्बन क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपघटन होता है। इसमें क्या होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड का अपघटन कार्बोहाइड्रेट में होता है। ये कहता है कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये सरल भाग होता है। ये क्या कहता है ग्लूकोज का निर्माण करता है जो एक जटिल प्रक्रिया होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो स्वपोषी पोषण होती है इनमें एक कहते हैं जटिल से कहता है सरल से जटिल क्या है सरल से जटिल की प्रक्रियाएं संपन्न होती है। इस प्रकार से अब हम लोग देखते हैं कि इसके पहले थोड़ा सा प्रकाश संश्लेषण की मुख्य विशेषताएं क्या होती है इसके ऊपर हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद पर्णहरित पढ़ेंगे या हरित लोग पढ़ेंगे। देखिए आगे क्या है, सूर्य के प्रकाश का विकिरण ऊर्जा क्या होती है। देखिए ऊष्मा के ऊपर आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया है कि ऊष्मा किस प्रकार से होती है। तो 3 प्रकार से होती है, चालन द्वारा होती है, संवहन द्वारा होती है और तथा विकिरण द्वारा होती है। तो देखिए विकिरण ऊर्जा क्या होती है, जब ऊर्जा का स्थानांतरण गैसीय क्षेत्र में किसमें गैसीय क्षेत्र में होती है तो उस ऊर्जा को विकिरण द्वारा ऊर्जा कहा जाता है। या कहा जा सकता है देखिए प्रकाश की जो ऊष्मा होती है ठोस में भी ट्रेवल करती है द्रव में तथा गैस में, तो जो द्रव में ट्रेवल करती है उसी को विकिरण द्वारा ऊर्जा कहा जाता है। बाकी इसके ऊपर आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया है, जाकर वहां से इसको अच्छे से समझ सकते हैं। आगे कहा कि सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा
या रेडिएशन एनर्जी रासायनिक ऊर्जा के रूप में बदलकर खाद्य पदार्थों में संचित की जाती है। दूसरा कहा जा रहा है कि वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन व ऑक्सीजन प्राप्त किए जाते हैं। कहा जा रहा है कि वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन व ऑक्सीजन प्राप्त किए जाते हैं। अगला कहा जा रहा है कि जल से हाइड्रोजन ली जाती है। अब अगला कहा जा रहा है कि जल के अपघटन से निकली ऑक्सीजन इस अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। कहा जा रहा है कि इसमें इस जल से अपघटन के ऊपर आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया, जाकर वहां से देख सकते हैं कि अपघटन में कितने प्रकार की प्रकाश अपघटनीय प्रक्रिया होती है, विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया होती है, उसमें अपघटनीय प्रक्रिया होती है। इन सभी के ऊपर आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया, जाकर वहां से आप लोग देख सकते हैं, जो सभी के सभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखा जा रहा है कि जल के अपघटन से निकली ऑक्सीजन तथा इस अभिक्रिया में क्या होता है उत्पाद के रूप में वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। अगला कहा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज या शर्करा है, यह शीघ्र ही मंड में बदल जाती है। कहा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज होता है जो शर्करा का निर्माण करता है, यह शीघ्र ही मंड में बदल जाती है। क्यों? क्योंकि जब पादप भोजन ग्रहण करता है तो डायरेक्ट ग्लूकोज को अपने क्या कहता है अपने शरीर में या की पाचन नहीं कर पाता है, इसलिए सबसे उसके बाद ग्लूकोज को किस में बदल देता है? मंड में बदल देता है। मंड में बदलने के बाद उसका क्या कहता है वो अंतर ग्रहण कर पाता है। अगला कहा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश तथा पर्णहरिम की उपस्थिति आवश्यक होती है। अगला कहा जा रहा है कि देखिए इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण के मुख्य घटना के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे देखा जा रहा है कि किस प्रकार से उसका देखिए जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा किस रूप में होती है? एटीपी के रूप में होती है। तो एटीपी में कहा जाता है कि देखिए ऊर्जा सदैव एटीपी के रूप में ग्रहण की जाती है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एटीपी क्या होती है। एटीपी ऊर्जा यौगिक कहा जाता है, एटीपी एनर्जी कंपाउंड हो जाता है। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है। कहा जा रहा है कि देखिए एटीपी का निर्माण कोशिका के किस कोशिकांग में होता है, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब कहा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए क्या प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, पर्णहरिम तथा सूर्य के प्रकाश के अतिरिक्त अनेक विकार या एंजाइम तथा रासायनिक पदार्थ भाग लेते हैं, जैसे इनमें एनएडीपी तथा एटीपी प्रमुख होते हैं। देखिए निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट तथा एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। अब कहा जा रहा है कि एनएडीपी क्या हो जाता है, इसका फुल फॉर्म इसका और इन एटीपी का, इन दोनों का एटीपी का देखो निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट या एटीपी का हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्रमुख होते हैं। अब देखो देखा जा रहा है कि एनएडीपी जो होता है यहाँ पर इसका फुल फॉर्म लिखा भी गया है, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड्स फॉस्फेट होता है। यह एक हाइड्रोजन ग्राही होता है जो हाइड्रोजन को ग्रहण करके NADPH2 के रूप में बनाता है। यह हाइड्रोजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के अपघटन से पुनः NADP में बदल जाता है। कहा जा रहा है कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का बनता है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन का टूट जाता है तो फिर NADP बन जाता है, और जब हाइड्रोजन इसके ग्रहण कर लेता है या जुड़ जाता है इससे तो NADPH2 NADPH2 का निर्माण करता है। अगला कहा जा रहा है कि एडिनोसिन कि राइबोज शर्करा से फास्फेट अणु के जुड़ने से एडिनोसिन मोनोफास्फेट का निर्माण किया जाता है। जैसे कहा जा रहा है कि एडिनोसिन की राइबोज शर्करा से फास्फेट अणु के जुड़ने से एडिनोसिन मोनोफास्फेट बनाता है। इसमें बने बंध से ऊर्जा संचित की जाता है। इससे बने बंध से किसका निर्माण किया जाता है? ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। इनमें बंध इससे बने बंध से ऊर्जा संचित की जाती है। इससे निम्न ऊर्जा बंध कहते हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ पर AMP अभी बहुत अलग है, एडिनोसिन मोनोफास्फेट होता है। यहाँ फास्फेट के अणुओं की संख्या क्या जाती है? जब एक हो जाती है तो वो मोनो में कहलाती है, तो मोनोफास्फेट हो जाती है। तो कहा जा रहा है कि ये दूसरे फास्फेट ग्रुप से जुड़कर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट मतलब यहाँ पर एक है तो मोनो लग जाए, यहाँ पर दो है तो डाई लग जाता है। तो अब यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर जो फास्फेट की अणु होती है उसकी मात्रा 2 हो जाती है, इसीलिए कहा जाता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट हो जाता है। अगला कहा रहा है कि NADP मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से तीसरा फास्फेट ग्रुप का संघनन होने से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या ATP का निर्माण करता है। सिंपल से देखिए
सबसे पहले जो एडिनोसिन होता है ये राइबोज शर्करा से फास्फेट अणु के साथ जुड़ता है, तो ये किसका निर्माण करता है, AMP का निर्माण करता है, एडिनोसिन मोनोफास्फेट का निर्माण करता है। जब ए फिर क्या कहता है, एक निम्न बंध का निर्माण करता है जिसमें 2 फास्फेट समूह और जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पर ADP का निर्माण होता है। ADP कहा जाता है क्या, एडिनोसिन मोनोफास्फेट, एडिनोसिन डाइफास्फेट। तीसरे का निर्माण करता है एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। ट्राइफास्फेट का मतलब क्या, यहाँ पर जो फास्फेट समूह होते हैं यहाँ पर इसकी मात्रा 3 हो जाती है, तो यहाँ पर ट्राई हो जाता है। तो इस प्रकार से AMP, ADP तथा ATP का निर्माण होता है। अगला कहा जा रहा है कि जब भी किसी अभिक्रिया के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वहाँ पर ATP टूटकर ADP प्लस P, देखिए जब भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वो ऊर्जा किस रूप में, ATP के रूप में, या कह सकते हैं कि एडिनोसिन ट्राइफास्फेट के रूप में बाहर निकलती है। ये टूटकर किस में, देखिए ADP प्लस फास्फेट समूह में परिवर्तित हो जाती है। जैसे करने के बाद इसमें से एक फास्फेट समूह बाहर निकल जाता है, तो एडिनोसिन ट्राई की जगह पर कितना जगह डाई हो जाता है, मतलब क्या 3 समूह से एक समूह बाहर निकल जाता है। कौन सा समूह बाहर निकलता है, फास्फेट समूह बाहर निकल जाता है, तो वहाँ पर कितने हो जाते हैं, ADP बन जाता है। तथा इसे इस्तेमाल के मुक्त कैसे की जाती है, यहाँ पर देखते हैं हम लोग। देखिए कहा जा रहा है कि जैसे ही इसको, जैसे ATP के अणु को तोड़ा जाता है, देखिए ATP के 3 अणु, यहाँ पर 2 अणु प्लस इसमें से फास्फेट अणु बाहर निकलता है, तो इसमें कुछ प्रकार की ऊर्जा बाहर निकलती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ATP सदैव ऊर्जा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार ATP कोशिका में विभिन्न प्रक्रियाओं के बीच में ऊर्जा समन्वय स्थापित करता है। अब देखिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर कुछ चित्र को दर्शाया जा रहा है कि इसमें देखिए जो एडिनोसिन होता है इसमें फास्फेट समूह होते हैं, फास्फेट समूह के अलग अलग होते हैं। देखिए एडिनोसिन ट्राइफास्फेट ATP के रूप में होता है, तो यहाँ पर ADP के रूप में होता है। यहाँ पर एडिनोसिन मोनोफास्फेट होता है। देखिए जब मोनो मतलब क्या हो जाता है, जब फास्फेट समूह की मात्रा 1 होती है, डाई मतलब 2 हो जाती है, जब फास्फेट की मात्रा 3 हो जाती है तो वहाँ पे ट्राई लगता है। इस प्रकार से हम लोग क्या ATP का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है या किस प्रकार से आवश्यक होता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन किए। आगे हम लोग देखते हैं कि आखिरकार पादपों में रंध्र की क्या आवश्यकता होती है। रंध्र क्या होती हैं, देखिए रंध्र या स्ट्रोमेटा होता है। कहा जाता है कि प्रत्येक, देखिए पौधे में हरे भागों की वाह्य त्वचा, कहा जाता है कि पौधे के हरे भागों की वाह्य त्वचा में असंख्य सूक्ष्म छिद्र उपस्थित होते हैं जिन्हें रंध्र कहा जाता है, रंध्र या स्ट्रोमेटा कहा जाता है। कहा जा रहा है कि पौधे की बाह्य त्वचा में असंख्य सूक्ष्म छिद्र या छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे रंध्र कहते हैं या स्ट्रोमेटा कहते हैं। कहा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है। इसके अलावा रंध्र पौधे के हरे भागों से जल की अतिरिक्त मात्रा को वाष्प के रूप में, जल वाष्प के रूप में बाहर निकालने का भी कार्य करते हैं। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। कहा जा रहा है कि जब पादप रंध्र के द्वारा जल का उत्सर्जन करने लगते हैं तो इसी को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। यह सदैव पादपों के किस भाग से किया जाता है, तने से किया जाता है तथा पत्ती से किया जाता है। कहाँ से, तने तथा पत्ती से किया जाता है। यही जब क्या जाता है, इन्हीं को कई पादपों के कुछ भागों में वातरंध्र कहा जाता है। मतलब जब छोटे छोटे इसकी संख्या हो जाती है तब वातरंध्र कहाँ पाया जाता है, पादपों में। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला कहा जा रहा है कि वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों का आदान प्रदान रंध्र के खुलने एवं बंद होने पर निर्भर करता है। कहा जा रहा है कि जो वाष्पोत्सर्जन की क्रियाएं होती है या गैसों के आदान प्रदान करने के रंध्र के खुलने एवं बंद होने पर निर्भर करती है। यदि रंध्र बंद होते हैं तो वाष्पोत्सर्जन एवं गैसीय विनिमय रुक जाता है। एक इस प्रकार से देखिए खुला रंध्र तथा बंद रंध्र की किस प्रकार से संरचना होती है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अगला कहा जा रहा है कि पर्णरंध्र, देखिए पर्णरंध्र या खुले हुए रंध्र के किस प्रकार से कार्य होते हैं, इसकी क्रियाविधि क्या होती है, इसके ऊपर हम लोग देखते हैं। देखिए पर्णरंध्र या स्ट्रोमेटा का निर्माण 2 विशेष आकार की द्वार कोशिकाओं या गॉर्ड सेल के द्वारा होती है। कहा जा रहा है कि जो रंध्र होते हैं इसमें जो आकार होता है इसमें 2 द्वारक कोशिकाओं या इन्हीं को गॉर्ड सेल के द्वारा होती है। इन्हीं कोशिकाओं की स्फीति के कारण आकार में परिवर्तन पर रंध्र का छोटा या बड़ा होना निर्भर करता है। कहा जा रहा है कि द्वार कोशिकाओं या गॉर्ड
रंध्र सेल के द्वारा इनके रंध्र का छोटा या बड़ा होना इन्हीं पर निर्भर करता है। किसके? इसके आकार में परिवर्तन पर निर्भर करता है। जब एक कोशिकाएं स्फीत या टर्गिड होती है तो रंध्र खुला रहता है। कहा जाता है कि जब एक कोशिकाएं बहुत स्फीत हो जाती है तो उस समय कहा जाता है कि रंध्र खुला हुआ रहता है, और जब यह स्लथ या फ्लैक्सीड होती है तो इसे रंध्र बंद कहा जाता है। अब अगला देखा जा रहा है कि द्वार कोशिकाओं की स्थिति में परिवर्तन उनके परासरण दाब में निर्भर करता। कहा जा रहा है कि पादपों के बीच में जो होते हैं उनके रंध्र में परासरण दाब होता है। परासरण दाब में परिवर्तन पर निर्भर करता है। परासरण दाब बढ़ने पर आसपास की सहायक कोशिकाओं में परासरण की क्रिया के द्वारा पानी आ जाता है और द्वार कोशिकाएं स्फीत हो जाती है या बंद हो जाती है। अतः भीतरी मोटी भित्ति बाहरी भीतरी मोटी भित्ति बाहरी भित्ति के बाहर की ओर फूलने के कारण द्वार कोशिका के अंदर ही खुल जाती है। अतः रंध्र खुला रह जाता है। परासरण दाब घटने पर द्वार कोशिका से जल पड़ोसी कोशिकाओं में चले जाने के कारण ये स्लथ हो जाते हैं और रंध्र बंद हो जाता है। देखिए किस प्रकार से खुला रंध्र होता है, किस प्रकार से बंद रंध्र होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए जब कहा जा रहा है कि देखिए इसमें कुछ इसकी सहायक कोशिकाएं होती है। अब देखिए ये हरित लवक होती है। इसमें देखिए ये कहा जा रहा है कि ये आपकी देखिए कहा जा रहा है कि जैसे ही स्लथ हो जाती है या इसमें परासरण का दाब अधिक मात्रा में होने लगता है तो इसकी देखिए ये जो हरित लवक होता है, ये हरित लवक के कारण ये जो इसके द्वारक होते हैं, ये द्वारक क्या कहते हैं, जब आपस में चिपक जाते हैं, जब चिपक जाते हैं तो इसी को कहा जाता है बंध रंध्र की संरचना। तथा जब इसके द्वारक क्या कहते हैं आपस में फैलते हैं तो इसके जो भीतरी मोटी भित्ति होती है ये भी फैल जाती है तथा इसकी बाहरी भित्ति जो होती है ये भी फैल जाती है। तो इसी को कहा जाता है खुली अवस्था में रंध्र या खुली बंद खुला रंध्र, इसे कहा जाता है बंद रंध्र। अब बंद रंध्र क्या जाता है, रंध्र की किस प्रकार से संरचना होती है, तो खुले वही बंद रंध्र होता है, ये खुले रंध्र होता है। ये किस प्रकार से होता है, इसकी मोटी भित्ति क्या होती है, बाहरी भित्ति क्या होती है, ये किस प्रकार से फूले रहते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग अध्ययन कर लिए हैं। आगे हम लोग चलते हैं कि किस प्रकार से आगे देखिए किस प्रकार से प्रत्येक जीव अपना रंध्र के बारे में हम लोग पढ़िए। रंध्र आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। इस प्रकार से स्वपोषी पोषण हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अगला देखा जा रहा है कि विषम पोषी पोषण। कहा जा रहा है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव विभिन्न रीतियों से पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें विषम पोषी पोषण कहा जाता है। जैसे भोजन के स्वरूप, भोजन की उपलब्धता तथा इसे ग्रहण करने के ढंग के आधार पर विषम पोषी पोषण विभिन्न विधि द्वारा विभिन्न प्रकार की हो सकती है। जैसे कहा जा सकता है कि कुछ ऐसे होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो शाकाहारी व मांसाहारी के साथ साथ कैसे होते हैं मृत पोषी होते हैं तथा सर्वाहारी होते हैं, परजीवी होते हैं। अब हम लोग एक एक करके पढ़ते चलते हैं। देखिए शाकाहारी कहा जाता है कि ऐसे जीव जो घास या वनस्पतियों पर निर्भर होते हैं या उनको खाते हैं उसे शाकाहारी कहा जाता है। जैसे गाय, हिरण, ये सभी खरगोश, ये सभी के सभी शाकाहारी कहे जाते हैं। या सिंपल से कह सकता है कि ऐसे जीव जो घास या वनस्पतियों पर निर्भर होते हैं वो सभी के सभी शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। अगला कहा जा रहा है कि मांसाहारी ऐसे जीव जंतु जो सिर्फ मांस पे निर्भर होते हैं या मांसाहारी प्राणी को खाते हैं उन्हें कहा जाता है मांसाहारी कहा जाता है। जैसे शेर, बाघ, ये सभी के सभी शाकाहारी प्राणियों को खाते रहते हैं। कहा जा रहा है कि शाक को खाने वाले शाकाहारी और मांस को खाने वाले मांसाहारी। अगला कहा जा रहा है कि मृत पोषी का कि ऐसे जीव जंतु जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से या मृत जीव से अपना भोजन ग्रहण करते उसे मृत पोषी कहा जाता है। जैसे फफूंद, ईस्ट, मशरूम, ये सभी के सभी मृत एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए इन्हें मृत पोषी कहा जाता है। अगला कहा जा रहा है कि सर्वाहारी बिल्ली, कुत्ता, मनुष्य, ये सभी के सभी
इत्यादि वनस्पति उत्पादों तथा जंतु या उनके उत्पादों को खाते रहते हैं, इन्हें इसलिए इन्हें सर्वाहारी कहते हैं। कहा जा रहा है कि ऐसे जीव जंतु जो सभी जीव जंतुओं के ऊपर निर्भर होते हैं, ये सभी के सभी सर्वाहारी कहे जाते हैं। अगला कहा जा रहा है कि परजीवी का है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने पोषण को बिना मारे अपना भोजन प्राप्त करते रहते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। जैसे जूल, लीच या फीताकृमि तथा अमरबेल होते हैं। देखिए, परजीवी क्या है, परपोषी क्या है, सहजीवी क्या है, सहभोजी क्या है, सहभक्षी क्या है, मृतजीवी क्या है, कीटभक्षी क्या है, इन सभी के ऊपर आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया है। जाकर वहां से आप लोग देखकर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ये सभी के सभी पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट अभी से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए किसी भी भागों को आप लोग छोड़िएगा मत, क्योंकि समय बहुत ही नजदीक हो गया है। आप लोग अच्छे से मेहनत से तैयारी करते रहिए। अगला कहा जा रहा है कि जीव अपना भोजन कैसे पोषण कैसे करते हैं। कहा जा रहा है कि जीव अपना भोजन कैसे करते हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि अमीबा में पोषण। कहा जा रहा है कि सभी उच्च वर्ग के पादप तथा जंतु अपना भोजन किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, तो इसके बारे में हम लोग तो पढ़ ही लिए पादपों के बारे में। अब कहा जा रहा है कि एक कोशिकीय जीव या ऐसे जीव जो अपना भोजन, या कह सकते हैं कि एक कोशिकीय प्राणी में अपना भोजन किस प्रकार से ग्रहण किया जाता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, एक कोशिकीय जीव कौन कौन से, अमीबा, पैरामीशियम, इग्लिना, ये सभी के सभी एक कोशिकीय होते हैं। तो हम लोग एक एक करके अमीबा में तथा पैरामीशियम में किस प्रकार से भोजन ग्रहण किया जाता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि कभी कभी शॉर्ट नोट्स के बारे में अमीबा में किस प्रकार से पोषण की क्रियाएं होती है, इसकी क्रिया विधियों को समझाइए, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। अगला कार्य कि अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है जो अपने कोशिकीय सतह पर बनाए गए अंगुली समान अस्थायी प्रवर्धों द्वारा भोजन कणों को पकड़ता है। कहा जा रहा है कि अंगुली के समान इसमें कुछ संरचनाएं पाई जाती है, जिसके द्वारा अमीबा भोजन कणों को पकड़ता है। ये प्रवर्धक भोजन कण को चारों ओर से घेर लेता है और संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। इसमें भोजन कणों का पाचन होता है। इसमें कहा जा रहा है कि भोजन के जो कण होते हैं, इसमें इसका पाचन होता है तथा अपशिष्ट पदार्थ पुनः बाहर निकाल दिए जाते हैं। कहा जा रहा है कि इसमें अपशिष्ट पदार्थ पुनः इससे क्या कर दिए जाते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं। हम लोग इसको चित्र के द्वारा समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अमीबा में भोजन की क्रियाएं होती है या पोषण की क्रियाएं होती है। देखिए, ये अमीबा का चित्र हो गया है। अमीबा के चित्र में कहा जाता है इसमें क्या पाया जाता है, केंद्रक पाए जाते हैं। केंद्रक के बाद इसके अलग अलग भागों को क्या कहा जाता है, जैसे हम लोग को गमन करने के लिए पैर होते हैं या एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए पैर होते हैं। सेम उसी प्रकार जो अमीबा होता है इसके पादाब होते हैं, और पादाबों के पास क्या पाया जाता है, खाद्य कणिकाएं पाई जाती है जो भोजन को अंतर्ग्रहण करता रहता है। इनके बीच में क्या पाया जाता है, खाद्य धानियाँ पाई जाती है। खाद्य धानियाँ ही भोजन को क्या कर देता है, पचाने का कार्य करता है। उसके बाद कहा जा रहा है कि इसके विपरीत दिशाओं में इसमें वही छेपी अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं, जिसके द्वारा कहा जा सकता है कि ये आसानी से अमीबा अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर कर देता है। इसमें किस प्रकार से विभाजन की क्रिया होती है, देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि केंद्रक है, केंद्रक में खाद्य धानी, यहाँ देखिए खाद्य धानी, यहाँ से खाद्य भोजन आ जाता है। एक खाद्य जैसे ही पादाप के पास आता है, पादाप इसको चारों तरफ से क्या कर देता है, इसको कवर कर लेता है या इसको इस भोजन को अंतर्ग्रहण कर लेता है। जैसे ही अंतर्ग्रहण करता है भोजन को, इसमें खाद्य धानियाँ इसको क्या कर देते हैं, पचा लेते थे। इसमें कहा जाता है कि पादाप या कोटपाद पाए जाते हैं, ये धीरे धीरे क्या कर इसको कवर कर लेता है। जैसे ही कवर कर लेता है, इसके बीच में चला जाता है। जैसे बीच में जाता है तो इसमें खाद्य रिक्तिका होती है। खाद्य रिक्तिका इसके कण को खाद्य धानियों में समा लेती है, और एक कण क्या जाता है, खाद्य कण आसानी से अमीबा के अंदर चला जाता है, जिसके द्वारा आसानी से एक कोशिकीय प्राणी या अमीबा आसानी से अपना भोजन ग्रहण कर लेता है। ये तो हुआ अमीबा के बारे में थोड़ा सा, यहाँ पर हम जो लोग चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। आगे देखा जा रहा है कि पैरामीशियम में किस प्रकार से भोजन ग्रहण किया जाता है। एक कोश की प्राणी में भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी अमीबा तथा पैरामीशियम में किस प्रकार से भोजन ग्रहण किया जाता है, इसके ऊपर छोटे से शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं 2 नंबर के। इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं कि पैरामीशियम भी एक कोश की प्राणी है, किंतु इसकी कोशिका का आकार निश्चित होता है। कहा जा रहा है कि अमीबा का आकार तो निश्चित नहीं होता है, लेकिन जो पैरामीशियम होता है इसका आकार निश्चित होता है, और एक विशिष्ट स्थल से ही भोजन ग्रहण करता रहता है।
इसकी सतह पर उपस्थित पक्षमाभ भोजन, पक्षमाभ मतलब क्या, इसके पक्ष वाले भागों में क्या कहा जाता है, उसको पक्षमाभ कहा जाता है। पक्षमाभ भोजन कणों को मुख खांच तक लाने में सहायता करता रहता है। अब इस प्रकार से पैरामीशियम भी अपना भोजन ग्रहण करता है। आगे कहा जा रहा है कि एक कोशिकीय जीव के नाम कौन, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सभी के सभी एक कोशिकीय जीव होते हैं। अगला कहा जा रहा है कि हम लोग अभी पादपों में किस प्रकार से भोजन बनता है, एक कोशिकीय प्राणियों में किस प्रकार से भोजन बनता है, इन सभी के बारे में अध्ययन कर लिए हैं। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं कि मानव में पोषण किस प्रकार से होता है। तो मानव में पोषण की घटनाओं को पढ़ रहे हैं, या ह्यूमन क्या डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन के बारे में हम लोग धीरे धीरे क्रमशः बढ़ते हैं। तो ये सभी के सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी, अगर क्लास अच्छी लग रही है आपको तो चैनल को लाइक करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करिए, तथा आपको क्लास कैसे लगती है तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। तो अब देखिए, कहा जा रहा है कि मनुष्य में पोषण के बारे में हम लोग देखते हैं। तो मानव पोषण या मानव पाचन तंत्र के बारे में हम लोग देखते हैं। तो कहा जा रहा है कि भोजन की अंतर्ग्रहण से लेकर, कहा जा रहा है देखिए, भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर मलाशय तक के एक तंत्र है जिसमें अनेकों अंग, ग्रंथियां इत्यादि सम्मिलित हैं। सभी के सभी इस सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं। यह पाचन तंत्र कहलाते। कहा जा रहा है कि भोजन को अंतर्ग्रहण से लेकर भोजन के मल त्याग तक की सभी घटनाएं शरीर में, क्या मनुष्य के शरीर में कुछ ऐसे विभिन्न प्रकार के अंग तथा अंग ग्रंथियां तथा अंग तंत्र पाए जाते हैं जो आपस में सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं, जो पाचन तंत्र कहलाते हैं। अब कहा जा रहा है कि पाचन में भोजन के जटिल पोषक पदार्थों का व बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं तथा एंजाइमों की सहायता से सरल व छोटे व घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। कहा जा रहा है कि पाचन कैसे कहते हैं, जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ना, ये क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। सेम प्रक्रियाएं एक कोशिका में या ऐसे जीव जो स्वपोषी होते हैं उसमें उल्टी थी, वहाँ पे जटिल से क्या सरल से जटिल की क्रियाएं होती है, लेकिन मनुष्य के शरीर में क्या जाता है, जटिल से सरल की और पाचन की क्रियाएं संपन्न होती है। अब कहा जा रहा है कि पाचन तंत्र निम्न दो रचनाओं से मिलकर बना होता है। किससे किससे, कुछ देखिए, जो पाचन तंत्र होता है उसमें दो प्रकार के अंग मुख्य रूप से अहम भूमिका निभाते हैं। एक होता है आहार नाल, ये एक होता है पाचन ग्रंथियां। कहा जा सकता है कि कुछ ऐसे होते हैं जो पाचन तंत्र होते हैं, कुछ ऐसे हो जाते हैं पाचन ग्रंथियां होती है। देखिए, पाचन अंग अलग होते हैं, पाचन ग्रंथियां अलग होती है। अब अंग जो होते हैं वो पाचन में भाग लेते हैं, वो क्या होते हैं, पाचन अंग तंत्र कहलाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ग्रंथियां पाई जाती है जो एंजाइमों का स्रावन करती रहती है, ये सभी के सभी पाचन ग्रंथियां कही जाती है। अब हम लोग पढ़ते हैं आहार नाल। आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल किस प्रकार से होती है। तो कहा जा रहा है कि एलिमेंट्री कैनाल में कहा जाता है कि यह कहा जाता है कि मनुष्य की आहार नाल लगभग में 8 से 10 मीटर लंबी होती है। देखिए कहा जाता है, यहाँ पर हम लोग क्रमशः देखते हैं कि मनुष्य की आहार नाल लंबी, कुंडलित एवं पेशी संरचना होती है। कहा जा रहा है कि लंबी, कुंडलित तथा पेशी संरचना होती है जो मुख से लेकर गुदा तक फैली रहती है। मनुष्य में आहार नाल लगभग 8 से 10 मीटर लंबा होता है। कहा जा रहा है कि जो आहार नाल होता है यह लगभग में 8 से 10 मीटर लंबा होता है, जिसमें आहार नाल के प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं। सबसे पहले की बात किया जा रहा है कि जो आहार नाल होता है उससे शुरुआत कहाँ से होती है। देखिए, मुख से शुरू होती है, फिर मुख से ग्रसनी आती है, ग्रसनी से फिर ग्रासनली आती है, फिर आमाशय आता है, फिर छोटी आता है, फिर बड़ी आती है, और इसके बाद क्या कहते हैं, मलाशय आता है। इस प्रकार से इसके क्रम को हम लोग धीरे धीरे एक एक कर कवर करते हैं। मुख गुहा क्या होती है या मुख क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। पहले इसके एक बार इसके कंकाल चित्र को हम लोग समझ सकते हैं। आगे देखिए क्या है, देखिए यहाँ से देखिए पूरे के पूरे भागों को यहाँ पर दर्शाया गया है। हम लोग यहाँ से एक एक कर ध्यान से देखते हैं कि ये सभी के सभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, एक आ जा रहा है कि ये मुख गुहा हो गई है,
मुख गुहा के बाद ये जो नली हो गई ये ग्रास नली हो गई। ग्रास नली के बाद देखा जाता है ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रास नली हो गई। ग्रास नली से भोजन कहाँ पे आता है, देखिए आमाशय में आता है। आमाशय से होते हुए ग्रहणी से होते हुए कहाँ पे जाती है, ये छोटी आंत में जाती है। छोटी आंत से भोजन घूमते हुए कहाँ पे आता है, यहाँ पर सीकम, या कहा जाता है कि परिशेषिका से होते हुए कहाँ पे आती है, बड़ी आंत में। बड़ी आंत से होते हुए कहाँ पे आती है, ये मलाशय में। मलाशय से होते हुए गुदा से शरीर के बाहर निकल जाती है। इस प्रकार से मानव के पाचन तंत्र का पूरा आहार नल तैयार होता है। इसके हम क्रमशः देखते हैं कि देखिए पहला हम देखते हैं कि दांत क्या होते हैं, जीभ क्या होते हैं तथा लार ग्रंथियाँ क्या होते हैं। इसको हम लोग मुख गुहा में पढ़ते हैं। अब हम एक एक करके देखिए, इन सभी के ऊपर आपके प्लेलिस्ट में वीडियो एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए बताया गया है। आप लोग वहां से जाकर, या आपके प्लेलिस्ट में, या हम इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को हम अलग से देखें। आहार नाल के आमाशय क्या है, श्वास नाल क्या है, ग्रसनी क्या है, कंठ क्या है, ग्रहणी क्या है, और लाल ग्रंथियाँ क्या है, दांत क्या है, जीभ क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, किसका इसका कार्य होता है, इन सभी के ऊपर कब लगभग में आपके अलग अलग एक आमाशय की कम से कम 2 से 3 क्लास दिए गए हैं, यकृत से 3 क्लास दिए गए हैं, पित्ताशय का क्या क्या होता है, ग्रहणी क्या होती है, छोटे से। इसके ऊपर प्लेलिस्ट में आपके वीडियो बहुत ही अच्छे से समझाते हुए आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया। इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके प्लेलिस्ट को हम क्या करते हैं, इसको लिंक को पिन कर देंगे। वहां से आप लोग जाकर उसके प्रत्येक वीडियो को देखकर आप अपने तैयारी को और बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर समझाना थोड़ा सा वन शॉट वीडियो है, तो यहाँ पर उतने एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे 1.5 से 2 घंटे में पूरा वीडियो खत्म हो जा रहा है। और यहाँ पर एक एक वीडियो के लिए एक देखिए ग्रास नली क्या है, श्वास नली क्या है, आमाशय के ऊपर आपके समझिए कि 3 वीडियो अपलोड है। तो समझिए कि कितना इसके में कितना बेहतर से बेहतर कंटेंट इसके बीच में रहा होगा। तो आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपका कंप्लीट डीप में जाकर एक्सप्लेनेशन है और उसको समझना है। बाकी ये तो आपका रिवीजन के थ्रू समझना है, तो आप लोग उसको देखना ना भूलिए, जरूर से जरूर देखिएगा। अब आगे देखिए, हम लोग चलते हैं इसके मुख गुहा से धीरे धीरे क्रमशः आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, मुख गुहा। मुख क्या है, देखिए इसको यहाँ से देखा जा रहा है। देखिए क्या है कि मुख क्या होती है, मुख 2 गतिशील पेशी होठों के द्वारा होती है। कहा जा रहा है कि मुख 2 गतिशील पेशी होठों के द्वारा घिरा होता है, जिन्हें अपने ऊपरी होठ या तथा निचला होठ कहते हैं। मुख गुहा में खुलता है। भोजन को हाथों द्वारा निवाले के रूप में मुख में रखा जाता है। कहा जा रहा है कि देखिए मुख में सबसे पहले बात किया जा रहा है कि जो पाचन की क्रिया हम लोग पढ़ते हैं कि मानव में पाचन की क्रियाएं, तो जो पाचन की क्रियाएं होती है सबसे पहले किस अंग में शुरू होती है, तो कहा जाता है मुख में। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि मनुष्य में जो जटिल भोज्य पदार्थों होता है, जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। तो सबसे पहले भोजन के टुकड़ों का जो तोड़ना होता है या उसको सरल भागों में तोड़ना होता है, ये सभी के सभी कहाँ पे शुरू होते हैं, सबसे पहले मुख गुहा में संपन्न होते हैं। अब हम लोग एक एक कर मुख गुहा से संबंधित जितने भी घटनाएं होती है इसको हम चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। बाकी अधिक जानकारी के लिए आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया है, वहां से जाकर आप लोग अच्छे प्रकार से वहां से समझ लीजिएगा, क्योंकि सभी के सभी वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इस प्रकार देखिए मुख गुहा में सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए जैसे हम मुख गुहा में देखते हैं तो मुख गुहा में मुख्य रूप से कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। देखिए जैसे ही हम अपने मुख में देखते हैं तो मुख में क्या क्या पाया जाता है, लार हो गया, दांत हो गया, जीभ हो गया तथा मुख्य रूप से इसका होठ हो गया। ये हो गया, ये मुख्य रूप से मुख गुहा के मुख्य भाग होते हैं जो पाचन में अहम भूमिका निभाता है। तो सबसे पहले एक एक करके देखिए, लार क्या होती है, दांत क्या होता है, दांत कितने प्रकार का होता है, दांत का अलग अलग कार्य क्या होता है, दांत की संरचनाएं किस प्रकार से होती है, इन सभी के ऊपर प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया है। आप लोग जाकर वहां से देखने के बाद उस क्लास को देखिएगा, जरूर आपको बेहतर से बेहतर समझ में आएगा कि आखिरकार इसके बारे में तो हमको कुछ पता ही नहीं था। क्योंकि यहाँ इस वीडियो को देखने के बाद आधा से ज़्यादा आप अपने बारे में, देखिए बायो पढ़ रहे हैं तो आप ये समझिए कि आप अपने शरीर के बारे में, आप अपने बारे में सब जान रहे हैं। तो किस प्रकार से इसकी कमी से क्या होती है, इसकी घटनाओं से क्या होती है, लार का पीएच मान क्या होता है, लार कितने प्रकार की होती है, दांत क्या होता है, दांत में अम्लता बढ़ने से क्या होता है, क्षारीयता बढ़ने से क्या हो जाता है, आखिरकार जीभ क्या होता है, इन सभी के ऊपर प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया। जाकर वहां से आप लोग बेहतर से बेहतर समझ सकते हैं। आगे देखिए क्या है, हम लोग एक एक करके दांत देखिए। दांत मुख्य रूप से यहाँ पर कितने प्रकार का होता है, देखिए दांत मुख्य रूप से 4, देखिए दांत
संरचना के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं और कार्य के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं तथा ये उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो इसे कहा जाता है, एक अस्थाई होता है, एक अस्थाई होता है, या तो एक को दूध का दांत कहा जाता है, एक अस्थाई दांत कहा जाता है। तो हम लोग उसके बारे में अधिक अध्ययन नहीं करते हैं, हम लोग इस इधर चलते हैं कि दांतों के प्रकार। दांत क्या जाता है कि प्रत्येक जबड़े में दांतों की संख्या इधर होती है। फिर दांतों का कार्य क्या क्या होता है, इसके ऊपर आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया है, जाकर वहां से आप लोग देख सकते हैं। कहा जाता है कृंतक, रदनक, अग्रचवड़क तथा चवड़क, इस प्रकार से दांत होते हैं। इसमें इसकी संख्या होती है। इसमें आप लोग आपके एग्जाम में इसका दंत सूत्र आता है। क्या होता है? दंत सूत्र आता है। यहाँ पर हम लोग इसको समझते हैं। देखिए इंसीजर क्या होते हैं? इंसीजर की मात्रा, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। या तो हम लोग इसको अच्छे से समझ रहे हैं, यहाँ से छोटा सा थोड़ा सा देखिए क्या है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर तथा मोलर, इस प्रकार से दंत सूत्र आता है। तो अब इसकी संख्या कितनी होती है? देखिए इंसीजर की मात्रा 2/2 होती है, इसकी मात्रा 1/1 होती है, इसकी प्रीमोलर की मात्रा 2/2 होती है तथा इसकी मात्रा 3/3 होती है। अब देखिए क्या हो जाती है, याद करने के लिए सिंपल से याद करना है, 21 23। क्या है? 21 23। देखिए क्या है, 2 1 3 2 5 3 8। अब देखिए दांतों में जो हमारा क्या होता है, दांत होता है, ये जो मरमुख होता है, देखिए ये 2 भागों में होता है, एक 2 भाग होते हैं। इधर की संरचना इधर देखिए, 8 दांत इधर हो गए, 8 दांत इधर हो गए, तो 16 8 8 16 दांत ऊपर हो गए और 16 दांत नीचे हो गए। तो एक वयस्क मनुष्य के शरीर में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। तो इस प्रकार से इसको कहा जाता है। अब अगला देखा जाता है कि देखिए अभी आपको बताया जा रहा है कि जो क्या कहते हैं, जो दांत होता है, दांत के बाद हम लोग देखते हैं कि ये देखिए वयस्कों का हो गया। तो जब हम देखते हैं शिशु में, तो शिशु में जो बच्चों या कहा जाता है दूध की दांतों की संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या 20 होती है। अब इसमें 20 का क्रम किस प्रकार से होता है, इसके दंत सूत्र को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि इसके बारे में आप लोगों को समझा दिया गया है। क्योंकि इस सभी के सभी आपको अच्छे से समझाते हुए आपको प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया है, जाकर आप लोग वहां से जरूर देखिएगा, नहीं तो आप बहुत बेहतर से बेहतर चीज़ को छोड़कर चले जाएंगे। तो आप लोग वहां उसको मिस मत करिएगा, जाकर वहां से देखिएगा दंत सूत्र क्या होते हैं, छोटे दांतों में क्या होता है, बड़े दांतों में क्या होता है, सभी के बारे में अपलोड किया गया। देखिए लार क्या होती है, लार क्या होती है, लार मनुष्य के शरीर में 3 जोड़ी होती है। ये लगभग में आपके शरीर में लगभग में 1.5 लीटर तक स्रावित होती रहती है। लार का पीएच मान क्या होता है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पे देखिए जो जीभ होता है, जीभ के बाद कहा जाता है, यहाँ पर जीभ के नीचे कहा जाता है जीवा ग्रंथियाँ पाई जाती है, 1 हो जाएगी, और 2 अनुग्रंथियाँ 2 हो गई, तथा कर्णमूल ग्रंथियाँ कितनी हो जाए? 3 हो जाए। तो संख्या में 6 और जोड़ी में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ क्या जाती है लार ग्रंथियां पाई जाती है। कौन कौन से? कर्णमूल ग्रंथियां, अधोअनु ग्रंथियां तथा जीवा ग्रंथियां। मुख्य रूप से 3 ग्रंथियां पाई जाती है, जो एक कर्ण कान के पास नीचे पाई जाती है, एक कर्णमूल ग्रंथियां हो गई, एक जीभ के पास पाई जाती है, यहाँ से आपका कंठ के पास पाई जाती है, तो इसे अधोअनु ग्रंथियां कहा जाता है। एक जीभ के नीचे पाई जाती है, इसे जीवा ग्रंथियां कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं जीभ। देखिए सिंपल सा है थोड़ा सा। देखिए जीभ का मुख्य कार्य क्या होता है? जीभ का कार्य होता है भोजन के अम्लीयता को बढ़ाना, क्योंकि भोजन में अनेक प्रकार के बैक्टीरिया क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीवाणु आ जाते हैं। भोजन को चबाते समय या भोजन को निगलते समय या जब बाहर भोजन रहता है, तो वो जैसे हम उसको क्या कहते हैं, हाथ से थोड़ा सा उसको क्या कहते हैं मिलाकर जैसे भोज्य पदार्थों को अपने मुख में लेते हैं, तो उसमें विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु उसमें मिल जाते हैं। तो उन सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने का कार्य किसका होता है? जीभ लार का होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि उसके बाद लार हो गया, दांत हो गया। आगे हम लोग देखते हैं जीभ। जीभ प्रकार से जीभ का कार्य क्या होता है? जीभ किस हड्डी से जुड़ा होता है? तो जीभ हाइड नामक हड्डी से जुड़ा होता है। अब जीभ के नीचे आपको पता होना चाहिए कि जीभ के नीचे एक क्या हो जाती है, एक लेयर पाई जाती है, इसी कहा जाता है फ्रेनी लैंगुअल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रेनी लैंगुअल कहा जाता है। फ्रेनी लैंगुअल क्या होता है? देखिए जीभ ही एक ऐसी
अंग होता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अच्छे से शब्दों का उच्चारण कर पाता है। तो उसके नीचे, जीभ के नीचे एक लेयर पाई जाती है जो फ्रेनिलैंगुअल कहलाती है। तो कुछ ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं जो तुतलाते रहते हैं। तो तुतलाना फ्रेनिलैंगुअल के बढ़ने के कारण होता है। जैसे ही फ्रेनिलैंगुअल बढ़ जाता है वैसे ही जीभ क्या होता है, हमारे कंठ से स्पर्श नहीं कर पाता है। जब कंठ से स्पर्श नहीं कर पाता है तो वहां से शब्दों का उच्चारण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, इसलिए व्यक्ति तुतलाने लगता है। तो फ्रेनिलैंगुअल में चीड़ा लगाकर या उसके ऑपरेशन कराकर हम क्या कहते हैं, तुतलाए हुए व्यक्ति का तुतलाना बंद कर सकते हैं। ये इस प्रकार से इसके बारे में आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया, जाकर वहां से और बेहतर से बेहतर समझ सकते हैं। देखिए क्या है, अब जीभ जो होता है इसके मुख्य रूप से भाग पाए जाते हैं। अब जीभ में देखा जाता है, देखिए इसके जो पश्च वाला भाग होता है, एक इसमें स्वाद का पता जो लगता है वो कड़वे का होता है। बाकी क्या होता है, एक खट्टे का होता है। इसके साइड वाले भाग में खट्टे का स्वाद होता है। फिर इसके सामने वाले भाग के दाहिने और बाएं साइड में नमकीनी स्वाद होता है, तथा इसके अग्र वाले भाग में मीठा का स्वाद होता है। देखिए क्या होता है, अब जीभ के बारे में और अधिक से अधिक बेहतर से बेहतर समझना है तो आपके प्ले लिस्ट में से संबंधित वीडियो अपलोड किया गया, जाकर वहां से आप लोग और समझ सकते हैं। ये तो हो गया मुख। आगे हम लोग देखते हैं ग्रसनी। देखिए क्या है, ग्रसनी क्या है, ग्रसनी में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। यह भोजन को ग्रसिका से भेजने का कार्य करता है। देखिए मुख गुहा से जो भोजन क्या होता है, अधपचा रहता है, या तो कह सकते हैं कि जो चबाया हुआ भोजन रहता है, या मुख गुहा से आमाशय तक भोजन का पहुंचाने का कार्य किसका होता है, ग्रसनी का होता है। ग्रसनी के अगला हिस्सा देखिए क्या होता है, देखिए ग्रसनी में होता है। ये ग्रसनी के जैसे ही आगे भाग होता है वह क्या करता है, ग्रासनली होता है। तो कहा जाता है कि ग्रसनी में भोजन का जो स्थानांतरण होता है वो क्रमाकुंचन गति के द्वारा होता है। क्या कहलाता है, क्रमाकुंचन गति के द्वारा होता है। क्रमाकुंचन गति के द्वारा होता है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का पाचन का कार्य नहीं होता है। अगला देखिए कहा जा रहा है कि इसके नीचे क्या है, ग्रसनी है। ग्रसनी कहा जाता है कि यह ग्रसनी को आमाशय से जोड़ने का कार्य करती है। ग्रसनी को आमाशय से जोड़ने का कार्य ग्रासनली का होता है, और अंत में आमाशय में खुलती है। ये क्या होती है, आमाशय में जाकर खुलती है। अब इसके हम लोग चित्र के द्वारा समझते हैं थोड़ा सा। आगे देखिए क्या, ये आपका ग्रसनी। देखिए अब भोजन क्या कहता है, हमारे मुख गुहा से होते हुए कहाँ पे आता है, आमाशय में आता है। तो ये किस प्रकार से, देखिए ये जो भोजन होता है, ये जो देखिए यहाँ से अगर जैसे जिस प्रकार से एक छोटी सी पतली नली में क्या कहता है, एक नली में हम क्या कहता है, किसी भी टुकड़े को यहाँ से पर रखा जाता है। जैसे ही इस नली में डालेंगे तो वो नली के टुकड़े के बीच में से जो हमारा क्या था, कोई भी कण रहता है वो डायरेक्ट यहाँ पर चलाया जाता है। लेकिन अगर हम भोजन को जैसे ग्रहण करते हैं वो डायरेक्ट आ जाता है, तो हमारे आमाशय में किसी प्रकार का चोट की जैसी संभावना भी हो सकती है। लेकिन कहा जा सकता है कि जो ग्रसनी जो भोजन होता है ये ग्रासनली में या ग्रसिका में एक क्रमाकुंचन गति होती रहती है, जिसके कारण वह भोजन का स्थानांतरण आसानी से कर लेता है। जैसे देखिए फूलती रहता है, पचकती रहती है। अब कहा जाता है कि भोजन का टुकड़ा जब ग्रसनी में जाकर रुक जाता है या वहाँ पर अधपचा भोजन रहता है, तो वहाँ पर कभी कभी ऐसे व्यक्ति के शरीर में कुछ क्या होती है, एसोफेगस कैंसर की संभावनाएं भी हो सकती है। तो यह ग्रसिका कैंसर भी हो जाता है। क्या हो जाता है, जब उसकी ग्रसिका सड़ने लगती है। ये प्रक्रिया कब होती है, जब हमारे आमाशय में अच्छे प्रकार से या ठीक ढंग से भोजन का पाचन नहीं हो पाता है या पाचन नहीं होता है, तो उस समय इसमें विषैले प्रकार के कुछ दुर्गंध से जैसे एहसास होता है। तो जैसे हम भोजन को ग्रहण करते रहते हैं तो धीरे धीरे एक जैसे जाता है इसमें तो जाकर ग्रसिका के पास टिका रहता है, तो वहाँ से जाकर हमारे ग्रासनली को क्षतिग्रस्त कर देता है, जिसके कारण वहाँ पे कैंसर होने की भी संभावनाएं हो जाती है। अगर कहा जा रहा है कि ये भोजन का कहाँ पे आ जाता है, आमाशय में आ जाता है, तो हम लोग थोड़ा सा आमाशय के बारे में पढ़ते हैं। आप देखिए आमाशय के बारे में अधिक जानकारी के लिए आपके प्ले लिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया, जाकर वहाँ से आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि वो सभी के सभी आपके पॉइंट एग्जाम पॉइंट से, ठीक है, एग्जाम के साथ साथ आपको एक बेहतर आप अपने शरीर के बारे में जान सकते हैं, वो आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया है। अगला देखिए कि आमाशय भोजन को पचाने का कार्य करता है। अब देखिए आमाशय के चित्र को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। आमाशय के देखिए
आमाशय के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखिए आमाशय देखिए आ गया। अब देखिए कहा जाता है, देखिए आमाशय के मुख्य भाग, आमाशय के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए इसके बारे में और अधिक जानना है तो आप लोग प्लेलिस्ट को, वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा का, और क्लास अच्छी लगेगी तो आप लोग उसको शेयर जरूर करिएगा तथा अपने मित्रों को जरूर बताइएगा कि यहाँ पर जो आपके निःशुल्क आपको जो क्लास दिया जा रहा है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपको एक बेहतर से बेहतर आपको सुविधाएं यहाँ मुहैया कराई जाती है। अगला कहा जा रहा है कि जैसे ही यहाँ पे ग्रासन नली आकर खुलती है तो जैसे ही ग्रासन नली खुलती है तो इस भाग को क्या कहा जाता है, यहाँ पर जठराग पाया जाता है। जठराग ये होता है, एक ग्रासन नली जिस भाग से आकर जुड़ती है और आमाशय आमाशय के ऊपरी भाग के बीच में क्या जाता है, जठराग पाया जाता है। अब जठराग पाया जाता है और ग्रासन नली जहाँ पे सिंपल देखिए, ग्रास नली जिस भाग में आकर मिलती है आमाशय से उस भाग को कार्डियक भाग कहा जाता है। तो मुख्य रूप से आमाशय के कौन कौन से भाग हो गए, कार्डियक एक भाग हो गए, फिर कार्डियक के बाद कौन सा आ जाता है, फंडस दूसरा भाग, शेषांत तीसरा भाग तथा पाइलोरिक चौथा भाग हो गया है। अब इस प्रकार से कौन कौन से भाग होते हैं आमाशय के, कार्डियक, फंडस तथा शेषांत तथा पाइलोरिक, मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। इन सभी के ऊपर प्लेलिस्ट में आपके वीडियो अपलोड किया गया, जाकर वहां से आप लोग और बेहतर से बेहतर समझ सकते हैं। अगला देखिए क्या है कि ये जो फंडस होता है यहाँ से भोजन क्या कहता है, यहाँ से आकर मिलता होता रहा है। तो अब कहा जाता है कि इसके चारों तरफ, आमाशय के चारों तरफ आमाशय को देखिए कहा जा रहा है कि इसके बीच में क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या कर देता है, वहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर आए हुए सभी विषैले पदार्थों को, या कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का अम्ल है। अगर हमारे आमाशय में क्षारीयता की मात्रा बढ़ने लगती है तो हम लोग इनो का इस्तेमाल कर देते हैं। तो इनो क्या कर देता है, यहाँ पे जैसे ही इसकी क्रिया को करता है तो ये क्या कहता है, ये अम्ल क्षार से क्रिया कर उस क्रिया को उदासीन कर देता है। इससे संबंधित दी क्लासेस आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया, जाकर वहां से आप लोग और बेहतर से बेहतर समझ सकते हैं। तो सिंपल से यहाँ पर समझिए कि आमाशय के मुख्य रूप से 4 भाग हैं, कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक तथा शेषांत्र होते हैं। अब इन्हीं शेषांत्रों के बाद, पाइलोरिक के बाद क्या जाता है, यहाँ पे ग्रहणी पाई जाती है। ग्रहणी आमाशय को और छोटी आंत को जोड़ने का कार्य करता है और इन्हीं ग्रहणी के पास ही यकृत के तथा अग्नाशय के सभी लेयर आकर यहाँ पे मिली होती है। आगे हम लोग देखते हैं इसे। आगे देखिए क्या है, ग्रसनी के बाद आमाशय। देखिए आमाशय हो गया, आमाशय के बाद क्या है, छोटी आंत। छोटी आंत कहा जा रहा है कि इस भाग में भोजन का सर्वाधिक पाचन एवं अवशोषण होता है। कहा जा रहा है कि सबसे अधिक भागों में जो छोटी आंत होती है यहाँ पर भोजन का पाचन सबसे अधिक होता है। अब कहा जा रहा है कि जो बड़ी आंत होती है यहाँ पर भोजन का अवशोषण, खनिज पदार्थों का अवशोषण किया जाता है तथा अपचित भोज्य पदार्थों को मल द्वार से उत्सर्जित कर दिया जाता है। इन सभी के ऊपर आपके लिए प्लेलिस्ट में बेहतर से बेहतर समझाते हुए वीडियो अपलोड किया गया, जाकर वहां से आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा। आगे कहा जा रहा है कि हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका किस प्रकार से होती है। देखिए हमारे आमाशय में उपस्थित जठर ग्रंथियों द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। यह आमाशय में अम्लीय माध्यम बनाता है। कहा जा रहा है कि ये आमाशय में अम्लीय माध्यम बनाता है। अब कहा जा रहा है कि देखिए बनाता है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ये वो अब भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करके भोजन को सड़ने से बचाता है। जब भोजन यहाँ पर जैसे ही आमाशय में पचता है तो आमाशय में पचे हुए भोजन के टुकड़ों को काइम कहा जाता है। क्या काइम, CYME, या कहा जाता है काइम कहा जाता है। आमाशय में पचे हुए भोजन को क्या कहा जाता है, काइम कहा जाता है। आगे कहा जा रहा है कि पाचन एंजाइमों के मुख्य कार्य किस प्रकार से होते हैं। देखिए पाचक एंजाइम का मुख्य कार्य क्या होते हैं। अब देखिए कहा जा रहा है कि एंजाइम क्या होते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि एंजाइम शरीर में होने वाले जैविक क्रियाओं को क्या कर देता, उत्प्रेरित कर देता है। तो कहा जा रहा है कि एंजाइम जो होता है यह कार्बनिक जैव उत्प्रेरक होता है जो विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं की दर बढ़ा देता है। कहा जा रहा है कि इसमें जैव रासायनिक क्रियाओं को क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है। ये पाचन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा के पाचन को सुगम बनाते। कहा जा रहा है कि एक कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का तथा पाचन के को सुगम बना देते हैं। मुख गुहा में
एमाइलेज नामक तथा एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन करके इसे माल्टोज में बदल देता है। कहा जा रहा है कि जो मुख गुहा होता है, जो लार होता है, उसमें एमाइलेज नामक एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट का कुछ मात्रा में पाचन करके उसे माल्टोज में बदल देता है। उदर गुहा में लाइपेज नामक एंजाइम वसा को वसी अम्ल में तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। कहा जा रहा है कि जो उदर में लाइपेज नामक एंजाइम होता है, लाइपेज एंजाइम ये वसा को वसी अम्ल में तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। आगे देखा जा रहा है कि क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। अब देखिए कहा जा रहा है कि इस प्रकार से हम लोग पढ़े। आगे देखिए कहा जा रहा है कि जो मुख्य भाग होते हैं, देखिए अगला कहा जा रहा है कि पाचक रस या डाइजेस्टिव जूस किस प्रकार से कार्य करता है। इसके ऊपर हम लोग देखते हैं कि पाचन क्रिया में निम्नलिखित पाचक रस भाग लेते हैं, जिसमें लार ग्रंथि से लार स्रावित होता है। देखिए लार स्रावित होता है, लार ग्रंथि से लार स्रावित होता है जो पाचक रस होता है। आमाशय के जठर ग्रंथियों से जठर रस का स्रावन होता है। यकृत से पित्तरस स्रावित होता है। अग्नाशय से अग्नाशय रस स्रावित होता है तथा क्षुद्रांत से आंतरिक रस स्रावित होता है। इस प्रकार से पाचक रसों का उपयोग इसमें किया जाता है। कहा जाता है कि लार ग्रंथि से लार, आमाशय के जठर ग्रंथि, यकृत से पित्तरस स्रावित होता है तथा अग्नाशय से अग्नाशय रस तथा क्षुद्रांत से आंतरिक रस स्रावित होता है। इसमें कहा जाता है कि पाचन क्रियाएं किस प्रकार से होती है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि नंबर 1 है कि आमाशय में पाचन। कहा जा रहा है कि आमाशय में पाचन किस प्रकार से किया जाता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं आमाशय में पाचन क्या होता है कि आमाशय लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा तथा 10 सेंटीमीटर चौड़ा थैलीनुमा अंग होता है। इसका बायां चौड़ा भाग हृदय द्वार द्वारा ग्रासनाल से तथा छाया संकर सकरा भाग जठर निर्गम द्वारा ग्रहणी में खुलता है। कहा जा रहा है कि इसके देखिए सिंपल समझे कि 25 सेंटीमीटर लंबा तथा 10 सेंटीमीटर चौड़ा थैलीनुमा संरचना होती है। इसके मुख्य रूप से जो भाग होते हैं आपको 4 भाग बताए गए हैं। इसमें 4 भाग आपको बताया गया है कि कौन कौन से भाग होते हैं। आप लोग उसको प्लेलिस्ट में पड़े हुए वीडियो को आप लोग जाकर देखकर और बेहतर से बेहतर इसके बारे में समझ सकते हैं। आगे देखा जा रहा है कि आमाशय जो होता है, आमाशय की भित्ति ग्रंथिल तथा पेशी होती है। कहा जा रहा है कि इसकी जो भित्ति होती है ग्रंथिल तथा पेशी होती है। आमाशय में पेशियों के कारण भोजन की लुगदी बनती है, इसे यांत्रिक पाचन कहा जाता है। आमाशय की जठर ग्रंथि से जठर रस स्रावित होता है। जठर रस में निम्न एंजाइम पाए जाते हैं। कहा जा रहा है कि जठर रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं या गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से एंजाइम पाया जाता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है कि नंबर 1 पेप्सिन, यह प्रोटीन को पेप्टोन तथा प्रोटियोजेनेसिस में बदल देता है। यह कहा जाता है कि जो पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो जठर आमाशय में पाया जाता है, यह प्रोटीन का पाचन कर देता है। बाकी पाचन की आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का, विटामिन का, इसमें से किसका पाचन किया जाता है। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन कि जठर रस क्या जठर लाइपेज कहा जाता है कि लाइपेज अभी पढ़ रहे हैं कि लाइपेज का पाचन वसा के द्वारा किया जाता है। तो यह वसा की कुछ मात्रा को वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। अगला कहा जा रहा है कि इसमें तीसरा क्या रेनिन। रेनिन क्या होता है कि यह दूध की घुलनशील केसिन प्रोटीन को अघुलनशील अवस्था में बदलकर दूध को दही में बदल देता है। कहा जा रहा है कि यह दूध की घुलनशील केसिन प्रोटीन को अघुलनशील अवस्था में बदलकर दूध को दही में बदल देता है। अगला कहा जा रहा है कि जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यह भोजन को सड़ने से बचाता है, यह रोगाणुओं को नष्ट कर देता है और भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। आमाशय में बनी भोजन की लुगदी को कायम कहा जाता है। क्या कहा जा रहा है? कायम कहा जाता है। अगला कहा जा रहा है कि एक ग्रहणी में पाचन। कहा जाता है कि ग्रहणी में पाचन किस प्रकार से किया जाता है। तो दूसरा कहा जा रहा है कि आमाशय के जठर निर्गम द्वारा सी के आकार की संरचना ग्रहणी व पक्वाशय में खुलता है। कहा जाता है कि ग्रहणी में जाकर खुलता है जिसकी संरचना सी के आकार की होती है। यह लगभग 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसमें अग्नाशयी रस तथा पित्त रस आकर मिलती है। कहा जा रहा है कि ये जो होती है सी के आकार की होती है। सी के आकार की होती है जहाँ पर
ए आपका देखिए आमाशय जाकर मिला होता है, अग्नाशय को जुड़ा रहता है तथा यहाँ से यकृत भी जुड़ा हुआ रहता है। अब अगला कार्य है कि पित्त रस के कार्य क्या होते हैं। पित्त रस के हम बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए पित्त रस क्या होता है, या पित्त रस का निर्माण यकृत कोशिका में होता है या पित्ताशय में एकत्र होता रहता है। पित्त रस में पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, फिर भी यह पाचन में सहायता करते। कहा जा रहा है कि इसमें कोई भी पाचन एंजाइम नहीं होते, फिर भी ये पाचन में सहायता करता रहता है। तो पित्त रस कायम को पतला एवं क्षारीय बना देता है। यह भोजन को सड़ने से रोकता है। यह वसा का इमल्सीकरण करता है, जिससे वसा का पाचन सुगमता से हो जाता है। यह पित्त वर्णक बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन को उत्सर्जित कर देता है। कहा जा रहा है कि जो पित्त वर्णक होता है ये बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन को उत्सर्जित कर देता है। अगला कहा जा रहा है कि अग्नाशय रस के निम्न एंजाइम पाए जाते हैं। अग्नाशय रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अग्नाशय रस क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो अग्नाशयी रस होता है इसमें एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। यह मंड को शर्करा या माल्टोज में बदलता है। कहा जा रहा है कि जो एमाइलेज नामक एंजाइम होता है यह मंड को शर्करा में बदलता है। अगला पॉइंट है कि जो ए लाइपेज होता है यह लाइपेज लगभग 80% वसा को वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। कहा जा रहा है कि जो लाइपेज होता है यह 80% वसा को वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। नेक्स्ट है कि ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन क्या हो जाता है, ए प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स, पेप्टोन्स तथा प्रोटियोजेज में बदल देता है। कहा जाता है कि प्रोटियोजेज में बदल देता है। या ट्रिप्सिन जो होता है यह काइमोट्रिप्सिन होता है जो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा पेप्टोन्स तथा प्रोटियोजेनेसिस में बदल देता है। अगला पॉइंट क्या है, न्यूक्लिएजेज। न्यूक्लिएजेज में क्या है, यह डीएनए तथा आरएनए को न्यूक्लियोटाइड्स तथा न्यूक्लियोसाइड्स में बदल देता है। कहा जा रहा है कि जो न्यूक्लिएज होता है ये डीएनए तथा आरएनए को न्यूक्लियोटाइड्स तथा न्यूक्लियोसाइड्स में बदल देते हैं। अगला पॉइंट का है कि कुछ छोटे आंत में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो ग्रहणी की अंतिम छोर से छोटी आंत प्रारंभ छोटी होती है। कहा जा रहा है कि छोटी आंत के अंतिम छोर में छोटी आंत प्रारंभ होती है। यह लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है। इसकी भीतरी सतह पर अनेक रसांकुर या विलाई पाए जाते हैं। रसांकुर क्या होता है, छोटी देखिए क्या जाता है, छोटी आंत होती है। छोटी आंत में क्या जाता है, अनेक प्रकार के उसमें क्या जाता है, धागे जैसे संरचना निकल रहती है जिसे विलाई या रसांकुर कहा जाता है, जो भोजन को अंतर ग्रहण करने का कार्य करता है। रसांकुरों के कारण इसका अवशोषण क्षेत्र बढ़ जाता है। कहा जा रहा है अब इसका अवशोषण क्षेत्र बढ़ जाता है। अगला कहा जा रहा है कि छोटी आंत की पाचन ग्रंथि में निम्न पाचक एंजाइम। छोटी आंत में कौन कौन से पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, देखिए आपके एग्जाम में पाचक एंजाइम के संबंधित जितनी भी घटनाएं पूछा जाता है कि पाचन एंजाइम का मुख्य भूमिका किस प्रकार से होती है, तो उसके बारे में सभी के सभी पॉइंट को आपको एक एक करके नोट कर समझना है और सभी को वहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगला कहा जा रहा है कि कौन कौन से पाचक एंजाइम है, कौन कौन से आपको भी बताया गया, लार में पाया जाता है, आमाशय में पाया जाता है, अग्नाशय में पाया जाता है, छोटी आंत में और बड़ी आंत में पाया जाता है। तो इसमें सभी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। आगे कहा जा रहा है कि इरेप्सिन जो होता है यह पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड्स तथा प्रोटियोजेनेसिस को एमिनो अम्ल में बदलता है। कहा जा रहा है कि इरेप्सिन जो होता है यह पेप्टोन पॉलीपेप्टाइड्स तथा प्रोटियोजेज को एमिनो अम्ल में बदल देता है। तो ये कह सकते हैं कि जो इरेप्सिन होता है या प्रोटीन का पाचन एमिनो अम्ल में कर देता है। अगला कहा जा रहा है कि माल्टेज होता है या माल्टेज, सुक्रोज या लैक्टोज इत्यादि एंजाइम विभिन्न शर्करा को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदल देता है। कहा जा रहा है कि जो माल्टेज, सुक्रेज तथा लैक्टोज ये सभी के सभी एंजाइम होते हैं, ये शर्करा को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदल देते हैं। अगला पॉइंट है कि आंतरिक लाइपेज यह अवशेष वसा को वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। कहा जा रहा है कि यह वसा को वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। कहा जा रहा है कि वसा को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक होता है, तो लाइपेज नामक एंजाइम होता है जो वसा को वसी अम्ल में तथा या फैट को फैटी एसिड में तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। अगला क्या है कि न्यूक्लिएजेज या एंजाइम। न्यूक्लिएजेज एंजाइम क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, इसके बारे में आप लोग के प्ले लिस्ट में कंप्लीट डिटेल्स में वीडियो अपलोड किया गया, जाकर वहां से आप लोग देख सकते हैं। अगला क्या है कि न्यूक्लियेज अम्ल क्या होता है, यह डीएनए आरएनए को न्यूक्लियोटाइड्स में और फिर इन्हें इसके घटक में विघटित कर देता है। जैसे छोटी आंत
छोटी आंत को क्षुद्रांत भी कहा जाता है तथा बड़ी आंत को बृहदांत भी कहा जाता है। तो छोटी आंत में रसांकुर पाए जाते हैं। रसांकुर में रक्त कोशिकाओं तथा लसिका कोशिकाओं का जाल पाया जाता है। क्षुद्रांत में पचे हुए भोजन का अवशोषण किया जाता है। कहा जाता है कि क्षुद्रांत में पचे हुए भोजन का अवशोषण किया जाता है। तो आगे देखा जा रहा है कि बड़ी आंत में पाचक एंजाइम कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो जो बड़ी आंत होती है यह पाचन में अपचित भोजन से जल का अवशोषण कर देती है। जो बड़ी आंत में जो अपचित भोजन से जल का अवशोषण होता है। अपचित पदार्थों का किण्वन तथा सड़ाव होने से मल का निर्माण होता है। मल पदार्थों को गुर्दा द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। कहा जा रहा है कि जो मल पदार्थ होता है इसके मल पदार्थों को गुर्दा द्वारा निष्कासित किया जाना ही किसके द्वारा किया जाता है, बड़ी आंत का होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से अग्नाशय का कार्य होता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखिए ए अग्नाशय हो गया। अग्नाशय के बाद कहा जा रहा है कि इसमें मुख्य रूप से देखिए अग्नाशय के लास्ट छोर पर क्या पाया जाता है, ये स्प्लीन या तिल्ली पाई जाती है। ये तिल्ली स्प्लीन का कार्य क्या होता है, स्प्लीन किस प्रकार से भूमिका निभाती है, इसके ऊपर आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया, जाकर वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अगला क्या है कि इसमें मुख्य रूप से प्लीहा धमनी पाई जाती है। धमनी का कार्य क्या होता है, धमनी किस प्रकार से कार्य करती है, धमनी तथा शिरा में अंतर आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। और आपके आगे इसी वीडियो में भी इसके बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि आम पित्त नली। अब कहा जाता है कि इसमें पित्त नलियाँ होती है जो पित्तरस कहा जाए यकृत से आती है। तो ये कहाँ पे आती है, ग्रहणी में आकर मिलती है। ये देखिए ये सी आकार के ये जो नली है यही आपकी ग्रहणी होती है। ग्रहणी में कहा जाता है कि इसमें देखिए कहा जा रहा है कि इसमें अग्नाशयी जो पूछ होता है, देखिए इसमें मुख्य रूप से 3 भाग पाए जाते। कौन कौन से भाग है, अग्नाशयी पूछ होता है। पूछ मतलब क्या, ये लास्ट वाला भाग हो गया। इसमें अग्नाशय का शरीर होता है, बीच वाले भाग को शरीर कहा जाता है। फिर अग्नाशयी गर्दन होता है, बीच वाले भाग को गर्दन कहा जाता है। अग्नाशयी सर मतलब आगे वाले भागों को अग्नाशय का सर कहा जाता है। इस प्रकार से इसकी संरचनाएं। अब देखिए ये जो ग्रहणी होती है ये कहाँ से आकर मिलती है, ये आकर छोटी आंत से मिल जाती है। आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि यकृत क्या होते हैं, यकृत का कार्य क्या होता है। यकृत के बारे में हम लोग देखते हैं कि ये पित्तरस का स्राव कर देता है। आगे देखा जा रहा है कि यकृत के मुख्य रूप से कार्य क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। यकृत कार्य क्या था, यकृत के बारे में और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया, जाकर वहां से आप लोग देखकर और बेहतर से बेहतर अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। आगे देखिए क्या है, यकृत के कार्य क्या क्या होते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं यह पित्त स्रावित कर देता है जो भोजन के माध्यम को क्षारीय बना देता है। कहा जाता है कि जो यकृत होता है यह पित्त स्रावित कर देता है जो भोजन के माध्यम को क्षारीय बना देता है ताकि अग्नाशय के पाचक रस भोजन का पाचन कर सके। कहा जा रहा है कि जिसके द्वारा अग्नाशय के पाचक रस भोजन का पाचन कर सकते हैं। अगला कहा जा रहा है कि यह भोजन की वसा का इमल्सीकरण करता है। अगला कार्य है कि आहार नाल में अवशोषित व पचा हुआ भोजन सबसे पहले यकृत में पहुंचता है। यकृत शरीर की आवश्यकता के अनुसार भोजन को शरीर में भेजता है। कहा जाता है कि जो यकृत होता है यह शरीर की आवश्यकता के अनुसार भोजन को शरीर में भेजता है। कहा जा रहा है कि यकृत शरीर की आवश्यकता के अनुसार भोजन को शरीर में भेजता है। कहा जा रहा है कि जितनी आवश्यकता हमारे शरीर को होती है उतनी मात्रा में यकृत ही क्या करता था, हमारे शरीर में भोजन को पहुंचाता है या भोजन को शरीर में भेजता है। यकृत भ्रूणावस्था में कहा जाता है कि जब भ्रूण में सिंपल से कहा जाता है कि रक्त का निर्माण हमारे हड्डी की अस्थिमज्जा में होता है, तो अस्थिमज्जा का निर्माण हमारी भ्रूणी अवस्था में नहीं हुआ रहता है। तो भ्रूणी अवस्था में जो यकृत होता है उससे वही यकृत क्या कर देता है, लाल रक्त कणिका का निर्माण कर देता है। कहा जाता है कि यकृत भ्रूणावस्था में लाल रक्त कणिका का निर्माण कर देता है। अब कहा जाता है कि वयस्सा अवस्था में मृत तथा क्षतिग्रस्त लाल रक्त कणिका का विघटन होता है। अगला कहा जा रहा है कि यकृत शरीर में बने विषैले पदार्थों को निष्क्रिय कर देता है। कहा जाता है कि शरीर में बने विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करने का कार्य किसका होता है, ये यकृत का होता है। अगला कहा जा रहा है कि यकृत कोशिकाएं हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके उन्हें नष्ट कर देता है। कहा जा रहा है कि जो यकृत कोशिकाएं होती है यह हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके उन्हें नष्ट कर देती है। अगला कहा जा रहा है कि यकृत जो होती है हिपेरिन नामक पदार्थ पाया जाता है, यह शरीर में रक्त को जमने से रोकता है। कहा जाता है कि यकृत में हिपेरिन नामक पदार्थ पाया जाता है जो शरीर में रक्त को जमने से रोकता है। अगला कहा जा रहा है कि यकृत में प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ये रक्त का थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहा जा रहा है कि जो फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्रोम्बिन होता है इसका निर्माण इस प्रोटीन का निर्माण यकृत में होता है। ये
रक्त का थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला कहा जा रहा है कि यकृत कोशिकाएं विटामिन ए का संश्लेषण करती है और विटामिन B12 तथा डी का संचय कर कहा जाता है कि जो यकृत होती है ये विटामिन ए का संश्लेषण कर देता है और विटामिन B12 तथा डी का संचय कर देता है। अगला कहा जा रहा है कि जो यकृत होता है ये यकृत कोशिकाएं लोहा तांबा इत्यादि पर भी संचय करता रहता है। इस प्रकार से हम लोग यकृत के बारे में कंप्लीट अध्ययन किए। आगे इसके बारे में अगर चित्र के द्वारा समझाना चाहते हैं तो आपके प्लेलिस्ट में इसके संबंधी वीडियो अपलोड किया गया, जाकर वहां से आप लोग इसको और बेहतर से बेहतर समझ सकते हैं। आगे देखा जा रहा है कि शोषण, देखिए आगे क्या है, श्वसन के ऊपर हम लोग चलते हैं। अब देखिए पाचन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी आपको बता दिया गया है। इससे संबंधित और बेहतर से बेहतर समझना चाहते थे आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया, जाकर वहां से और आपको बेहतर से बेहतर समझ सकते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि श्वसन क्या होते हैं कि कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण द्वारा विघटन श्वसन कहलाता है। इस क्रिया को ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। कहा जा रहा है कि देखिए क्लास बहुत ही लंबा हो जाएगा, जिसके कारण आप लोगों को पोषण से संबंधित या कहा सकता है कि मानव पाचन तंत्र के संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी इस वीडियो में हम लोग प्राप्त किए हैं। इसके आगे का वीडियो श्वसन का, उत्सर्जन का, परिवहन का तथा नियंत्रण तथा समन्वय का एक एक पार्ट में वीडियो अपलोड किया जाएगा, जिसके आपको सुविधा भी होगा पढ़ने में। ऐसे अगर पूरा वन शॉट वीडियो दे दिया जाएगा तो आपका वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, जिसको देखने में आपको थोड़ा सा बोरियस फील होने लगेगा। इसलिए अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ लिखते नहीं हैं, जिसके कारण आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए कि क्लास कैसी लग रही है, जिसके हमारा भी उत्साह बढ़ता रहेगा और आपको बेहतर से बेहतर चित्र के द्वारा आपको और अच्छे से आपको कंटेंट और क्लासेस देते हम रहेंगे। और हमारे हौसला को बढ़ाने के लिए आप लोग चैनल को लाइक किया करिए तथा अपने मित्रों को शेयर किया करिए, क्योंकि देखिए अभी 250 सब्सक्राइबर, इसको आप लोग इस महीने के लास्ट तक लगभग में जल्द से जल्द 300 सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।